करेंगे। वेलकम टू हिमाचल नरेश राजेंद्र जी, प्लीज। सभी गुरुजनों को मेरा शत शत नमन है। जैसा कि राजीव सर ने एक बहुत ही सुंदर बात बोली है कि बच्चा का, अगर बच्चे से शुरू करें तो बच्चा का मतलब होता है जिसके पास कुछ बचा है। अगर जिसके पास कुछ बचा है वही बच्चा है। अब हमें देखना कि हमारे पास क्या बचा है, क्या हमने सब कुछ लुटा दिया है या बचा भी हमारे पास। तो जिसके पास सब कुछ बचता है वही बच्चा है। तो सबसे पहले तो मैं एक शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने टेस्टिमोनियल पर चलूं या टेस्टिमोनियल की बात करूं, क्योंकि टेस्टिमोनियल की फहरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि अगर आरवीसी यूट्यूब चैनल अगर मेरी 3 मीटिंग्स भी कंटिन्यू ले ले तब भी मेरे टेस्टिमोनियल खत्म नहीं होंगे। तो टेस्टिमोनियल सेम ही होते हैं, सबके सेम, लेकिन मेरे कुछ अनोखे भी हैं, लेकिन उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसा बताऊं जो मेरे काम आए, हम सबके काम आए। क्योंकि इकट्ठा होने का मकसद हम आपस में सिर्फ टेस्टिमोनियल शेयर ना करें, क्योंकि टेस्टिमोनियल हम वहां शेयर करें जो नए आदमी है। हाँ, हो सकता है अभी यूट्यूब चैनल पर काफी हद तक कुछ नए भी होंगे और वो सौभाग्यशाली हैं जो उनको लेकर आए हैं। वो मैं समझता हूं कि जो लेकर आए हैं उनके लिए परम पूजनीय होने चाहिए कि एक आरवीसी डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल पर वो देने के लिए बुलाया है जो दुनिया में कोई ताकत किसी दूसरे को नहीं देती है। तो अब थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं, उन पर हम बात करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि ये आरवीसी है क्या, डीएक्सन है क्या, F3 है क्या। तो सबसे पहले मैं तो डीएक्सन की बात करूंगा कि डीएक्सन का जो ये लोगो है ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। और मैं समझता हूं, जहां तक मैंने लोगों को समझने की कोशिश की है, जो ये डीएक्सन के लोगोज हैं इनको मैंने समझने की कोशिश की है, तो बाकी लोगों और डीएक्सन के लोगों में जो अंतर मेरे को दिखाई दिया वो सबसे पहला अंतर है कि इसमें जो कुछ भी लोगों में है वो प्योर नेचुरल है, प्राकृतिक है, ईश्वरीय वरदान है इस लोगों में। सबसे पहले लोगों में क्या आता है, सबसे पहले आता है सूरज। सूरज किसका प्रतीक है, चढ़ता सूरज किसका प्रतीक है। चढ़ता सूरज प्रतीक है हमारी उन्नति का, हमारी तरक्की का। और चढ़ते सूरज का मतलब कि एक गर्मी, एक आग, एक जोश लाने के लिए। तो ये जो चढ़ता सूरज है ये खून का भी प्रतीक है, लहू का भी। जिस इंसान के अंदर खून गर्म है तो वो इंसान जिंदा है। जिस इंसान का खून ठंडा है वो जिंदा होते हुए भी वो मरा हुआ है। अब जो ठंडी चीज होगी उसका रंग कुछ और होगा, और लेकिन जो गर्म चीज होती है वो हमेशा लाल रंग की होती है। तो लाल रंग मतलब उबलता हुआ खून, गर्म खून और चलता हुआ दौड़ता हुआ खून। दूसरा आता है साथ में जो हमारे औषधियों के रूप में जो 3 बूटियां दिखाई गई हैं डीएक्सन में, ये हमारी जिसको बोलते हैं कि प्रकृति से हम जो आहार लेते हैं, जो न्यूट्रिशन है। क्योंकि गर्म खून, उस गर्म खून को आगे पैदा करने के लिए, आगे चलाने के लिए हमें प्राकृतिक औषधियों का, प्राकृतिक जो हमारा भोजन है उसका हमें भरपूर सहारा लेना चाहिए। तो ये उसका रूप प्रतिबिंब दिखाया गया, हरियाली का भी प्रतिबिंब है ये। और 3 से 6 कैसे होते हैं वो भी ये डीएक्सन का लोगो हमें बता रहा है। 3 से 6 कैसे हो सकते हैं, एक बीज से 2, 2 से 100, 100 से कई गुना। अब ये तो हो गया ऊपर की बात। एक नीचे इसके जो लकीर है, ये लकीर क्या है, ये है एक स्वच्छ निर्मल समुद्र, या जिसको बोलते हैं जल की धारा। और रुका हुआ पानी हमेशा सड़ांध पैदा करता है, लेकिन ये जो निर्मल जल होता है वो नीले रंग का दिखाई देता, हालांकि वो नीला होता नहीं है पर दिखाई देता है, हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि आकाश के साथ इसका मेल होता है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। तो ये जो नीला रंग है हमेशा उज्ज्वलता का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है, और अंदर एक ताजगी लाने का प्रतीक है। क्योंकि जल है तो सब कुछ है, इंसान के अंदर जल है तो सारा काम है। तो ये जल का प्रतीक है। और ये जो नीचे DXN है ये है डेक्सन। डेक्सन मतलब विश्वास। हमें जो है
अगर प्रकृति में जो कुछ भी है ईश्वर ने रचा हुआ है उस पर विश्वास है, तो ही हमें खुद पर भी, ये तो विश्वास हो गया प्रकृति पर, लेकिन हमें खुद पर कितना विश्वास है ये विश्वास दिलाता है डीएक्शन। अगर हमारे पास विश्वास है तो हम डीएक्शन है, डीएक्शनमय है। अब उससे नीचे आ जाता है हमारा आरवीसी, रत्ना वासुपाल क्रिएशन। रत्ना वासुपाल क्रिएशन ये वो महान शख्सियत हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। यही वो शख्सियत है, हमारे लिए महान आत्माएं हैं जो कि भारत में हमारे लिए उपहार के रूप में, अनमोल उपहार के रूप में डीएक्शन हमारे हवाले किया, हमारे पास दिया। अब कदर हमें करनी है, किस तरह से करनी है। और नीचे जो है ये F3 हमारा, F3 का मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर। आजादी हमें मिली, आजादी के रूप में कई चीजें मिली, लेकिन एक ऐसी आजादी में एक चीज नहीं मिली, वो नहीं मिली, वो थी फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी मिली है लेकिन कानूनी तौर पर हम उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। हम उसको मेहनत के द्वारा हासिल कर सकते हैं, दौड़ने के द्वारा हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये तीनों चीजों को देने की महान शख्सियत जो है वो है हमारे एक अलौकिक महान आत्मा डॉक्टर लिमस्यूजिन, डॉक्टर दातो लिमस्यूजिन। ये वो महान शख्सियत हैं, ये वो महान आत्मा हैं जिन्होंने डीएक्शन को हमारे हवाले किया ज्ञानोडर्मा के रूप में, गॉड ऑफ हर्ब के रूप में। इनके चरणों में शत शत नमन करना चाहूंगा। अब उसके बाद ये हमारी महान पुरुष है, ये महान पुरुष है हमारे गुरुजी प्रोफेसर सर गुरु मां रत्ना मैम। इन्होंने डीएक्शन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ। अब सब कुछ का मतलब है कि डीएक्शन में कुछ है तभी तो बाकी चीजों को निछावर किया। अगर डीएक्शन में होता ही नहीं तो क्यों गुरु मां हॉस्पिटल बंद कर देती, क्यों प्रोफेसर साहब अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते, क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों तो वैसे भी आ रहे थे इनके पास, लेकिन इन्होंने एक ध्येय साधा कि हमें जो है दुनिया की सेवा करनी है, दुनिया के लोगों के घरों में उनकी जो आर्थिक आजादी है वो लेकर जाना है। इसी चीज को लेकर डीएक्शन को भारत में लाए और भारत में लाकर हम सब के बीच में, ऐसा समझ लीजिए, बीज के रूप में हमारे हवाले कर दिया। उसको पौधा बनाना हमारा काम है। इनके चरणों में शत नमन करना चाहूंगा। और ये हमारे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर, इनकी तो क्या बात करें, ये तो अपने आप में ही, इनको तो ये ना भी कुछ बोले, इनको देख के ही अंदर से, जिसको बोलते हैं ना कि एनर्जी आ जाती, पावर आ जाती, ताकत आ जाती इनको देखते ही। और जब ये बोलते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर पत्थर दिल भी कोई बैठा हो ना, वो भी पिघल के मोम हो जाए, वो भी डीएक्शन में हो जाए, क्योंकि मैंने इनको एक ही बार साक्षात रूप में सुना है, देखा है मैंने, और उसके बाद से मैं बिल्कुल हिल गया हूं। ये हमारे आदरणीय भरत सर, शिप्रा मैम, यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर भारत के, इनके चरणों में भी मैं शत नमन करना चाहूंगा। और इनके लिए तो मैं वो शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, वो इनके लिए, वो भी, इनके आगे वो भी छोटे हैं। इनको अगर मैं चाणक्य कहूं तभी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनको अगर मैं गुरु द्रोणाचार्य भी कहूं, कृपाचार्य भी कहूं, इनको मैं जिस भी नाम से पुकार लूं, इनके आगे वो बौने हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ज्ञान के भंडार हैं। आदरणीय गुरुजी दीपक सर, संगीता गुरु मां, ये तो हर बार मैं हैरान होता हूं जब भी मीटिंग करते हैं, जब भी मीटिंग लेते हैं, हर बार नया पेज खोलता है, नया ग्रंथ खोलता है, हर बार नया ग्रंथ खोलेगा, हर मीटिंग में अलग मिलेगा। कोई भी मीटिंग आज तक मैंने एक भी शब्द को रिपीट नहीं सुना है गुरुजी के मुंह से, गुरु माँ के मुंह से, कभी भी। जब भी मीटिंग करेंगे, इतना ज्ञान का भंडार है। मैं समझता हूं कि अगर ये घोल के पिला देते हैं ना, आज सब के सब क्राउन एम्बेसडर होते। लेकिन ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने नहीं की है कि ज्ञान को घोल कर पिलाया जाए। ये तो बांटते हैं, बस जो ग्रहण कर गया वो सफल है। इनके चरणों में शत नमन करना चाहूंगा।
अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझ जैसे एक हिमाचल के कोने में बैठे हुए एक मामूली से इंसान को आरबीसी तक पहुंचाने वाले ये आदरणीय श्री राजीव सर, 9th क्राउन एम्बेसडर सीमा मैम, ये तो वैसे ही एनर्जी के भंडार हैं दोनों। और जब भी बात करेंगे, आदमी अगर जितना मर्जी उदास हो, इनकी आवाज अगर गुड मॉर्निंग सुन लिया, जय श्री राम सुन लिया, तो एनर्जेटिक मैं खुद भी हो जाता हूँ इनके आगे। तो ये हमारे इंडिया के 9th क्राउन एम्बेसडर हैं। राजीव से इनके चरणों में शत शत नमन करना चाहूंगा। उसके बाद हिमाचल की वादियों में ये पहले महान शख्सियत हैं जिन्होंने जो हिमाचल की वादियों में डीएक्सन को लेकर आए। ये है हमारे आदरणीय रविंद्र राणा सर और श्रीमती अनीता राणा जी। इन्हीं के सदके आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। इनके चरणों में मैं शत शत नमन करना चाहूंगा, जो कि हिमाचल में एक बहुत बड़ा वृक्ष बना रहे हैं डीएक्सन को। और अंत में और सबसे महत्वपूर्ण, जो मेरे घर तक डीएक्सन को लेकर आए थे, ये मेरे दिल के करीब हर सब कुछ, जिसको मैं कह सकता हूँ शब्द अगर मैं कहना चाहूंगा मीटिंग खत्म हो जाएगी, उतने में शब्द नहीं कहूंगा, कि लास्ट में एक ही चीज कहता हूँ कि सब कुछ का मतलब सब कुछ। तो ये डीएक्सन को मेरे घर तक लाए थे मेरे परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री शैलेश सर, श्रीमती रणदीप कौर जी, जो कि मेरे लिए आदर्श है मेरे, और ये डीएक्सन को मेरे घर तक लाए थे। ये इनके चरणों में भी शत शत नमन करना चाहूंगा। अब ये तो हो गया इनका परिचय। अब बात करता हूं कि मैं कौन हूं मैं। कभी सोचता हूं डीएक्सन से पहले की अगर मैं कल्पना करूं भूतकाल की, तो मैं कौन हूं? एक आम इंसान। कौन सा इंसान? सोचने वाला, हर वक्त सोचते रहने वाला इंसान। जिंदगी कैसे चलेगी? और क्या मैं एक आम इंसान हूं जिसके सामने कई रास्ते हैं? किस रास्ते पर जाऊं? इसी कशमकश में सुबह से शाम, शाम से हफ्ता, हफ्ता से महीना, महीना से साल, साल के बाद कई साल निकल जाते हैं, आखिरकार सांस निकल जाती है, लेकिन एक सही रास्ता नहीं चुन पाता हूं। क्या मैं वो एक आम इंसान हूं? क्या करता हूं? सुबह से शाम तक भागता हूं, दौड़ता हूं, लेकिन क्या मुझे अपनी कीमत का एहसास है कि मेरी कीमत कितनी है? वैज्ञानिकों ने तो मेरे शरीर की कीमत 450 करोड़ रुपए अंकित की है। 450 करोड़ रुपए कीमत मेरे शरीर की आंकी है वैज्ञानिकों ने। क्योंकि वैज्ञानिकों की सोच भी मैं कहता हूं सीमित है। हालांकि 450 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, अमूल्य हमारा शरीर है। अगर सिर से पांव तक जो है ना हमें आंकना हो, तो 400, फिर भी 450 करोड़ रुपए की मानव शरीर की कीमत है ये। लेकिन क्या मैंने इस कीमत को समझा? क्या मैंने इस कीमत का आंकलन किया? कभी इस कीमत की मैंने वैल्यू समझी? कभी कद्र समझी मैंने? किस तरह से मैंने इसको निचोड़ा है? किस तरह से मैंने इसको बर्बाद किया है? क्योंकि मगर ये मैं अपनी कीमत भूल जाता हूं। कैसे भूल जाता हूं? मैं हमेशा, इंसान क्या करता है? दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कमाता है, दूसरों को सुखी करता है, और धीरे धीरे अपनी कीमत ही भूल जाता है। अजीब पारस है, इसे अपना हुनर मालूम नहीं। अजीब पारस है, इसे अपना हुनर मालूम नहीं। चंद जरूरतों की खातिर खुद को ही गिरवी रख देता है। ग्रंथों में आता है, बुजुर्गों से सुना था कि एक पारस एक पत्थर होता था। वो अनमोल पत्थर होता था कि अगर लोहे को छू जाए तो उसको सोना बना देता था। लोहे को छू जाए और उसे लोहे को भी सोना बनाने की ताकत रखने वाला वो पारस का पत्थर। अब इस बीच में एक मैं छोटी सी कहानी पारस के बारे में कहना चाहूंगा कि एक गरीब इंसान जो था, वो एक कुटिया में बैठा हुआ था, अपने झोपड़ी में बैठा, उदास, गरीब है, मजदूरी करके गुजारा करता था। कई दिन हो गए, पता नहीं क्या क्या कमाता था वो। अब इतने में एक महात्मा जी आए
कुटिया के बाहर खड़े होते हैं और आवाज लगाते हैं कि बेटा मुझे दूर जाना है, तो मेरा कुछ सेवा पानी हो जाएगा। अब वो था तो श्रद्धालु, उसने महात्मा जी को अंदर बिठाया, अपनी झोपड़ी में बिठाया, खूब टहल सेवा की, जो कुछ भी उसके पास था सूखा रूखा वो खिलाया, आदर सहित उनका आदर सत्कार किया। अब रात को वहीं ठहरे, बातें हुई। अब सुबह महात्मा जी के जाने का समय हुआ, तो बोलते बेटा मांगो, क्या मांगते हो, मैं खुश हूं आपसे। बोलते जो आपकी इच्छा है, जो आप दोगे मेरे लिए वही प्रसाद है। अब वो महात्मा जी ने एक पत्थर निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया कि बेटा ये लो पारस, इसका नाम है पारस, ये लोहे को छुए तो सोना बना देता है और ये मैं आपको देता हूं, लेकिन शर्त ये है कि मैं इसको सिर्फ आपको 3 महीने के लिए दे रहा हूं। 3 महीने के बाद मैंने वापस आना है और इसको लेके जाना है अपने साथ। अब वो तो खुश हो गया, 3 महीने कोई बात नहीं। अब वो महात्मा जी तो चले गए। अब करता क्या है, वो मार्केट में जाता है, बाजार में, और लोहे का भाव पूछता है दुकानदार से, लाला जी लोहे का क्या भाव है। तो उस जमाने की बात है, दुकानदार कहता है कि देख भाई अभी तो 50 पैसे किलो है। तो वो कहता बहुत महंगा है लोहा, तो जब सस्ता होगा तब लूंगा। अब महीने के बाद फिर जाता है, दुकानदार को पूछता है लोहे का भाव। बोला अब तो बहुत महंगा हो गया, कितना, 1.5 रुपए किलो हो गया। नहीं, सस्ता होगा तभी लूंगा। अब 3 महीने होने को एक दिन बचा तो फिर गया बाजार, पूछता है दुकानदार से, लाला जी लोहे का क्या भाव है। कहता जी 2.5 रुपए किलो हो गया, अब लेना है तो लो, देख लो। नहीं बहुत महंगा, मैं नहीं लूंगा लोहा। वापस आ गया। भूल गया वो बात 3 महीने की, कि 3 महीने के बाद वो महात्मा जी आने वाले हैं कल और वो पारस ले जाए, भूल गया वो। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन महात्मा जी आए और बेटा दो मेरा पारस, मैं ले जाऊंगा। बोलते महात्मा जी, वो महात्मा जी तो जब आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उसने तो बड़ी बड़ी महल अटारियां बना ली होंगी, अपने लिए ऐशो आराम कर लिया होगा, सब कुछ किया होगा, अब तो मैं जाके बस पारस ले लूंगा। वहां जाते वही झोपड़ी, वही गरीब दरिद्र, वही टूटी हुई खाट। कहते हैं बेटा मैंने तेरे को पारस दिया था 3 महीने के लिए, और मैं सोच रहा था कि आते आते कि तूने इतना कुछ कर लिया होगा, लेकिन अभी तक तूने कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है कि महात्मा जी क्या करूं, लोहे का भाव ही कम नहीं हो रहा है। महात्मा जी कहते हैं बेटा कभी मार्केट में तूने लोहे का तो भाव पूछा, लेकिन क्या तूने कभी मार्केट में जाकर सोने का भाव पूछा कि सोना कैसे कैसे तोला है। कहता वो तो नहीं पूछा है। बेटा बोला जो लोहे का भाव 2.5 रुपए था ना, तो सोने का भाव 400 रुपए तोला था। अगर तू उस लोहे को 2.5 रुपए किलो के लोहे को लेकर आता तो कितने हजारों लाखों का तू सोना बना लेता। माथा पीटता है, लेकिन क्या करे, शर्त के अनुसार महात्मा जी पारस ले गए। अब वही हिसाब हमारा है, हम अपने शरीर की कीमत को समझ नहीं रहे हैं। कब जैसे इस शरीर को त्याग देना है, कब प्राण निकल जाएंगे, ये पारस फिर से वापस चला जाएगा। इससे पहले कि चला जाए इसकी कीमत समझे। बाकी हम क्या करते हैं, हम लोहे की कीमतें आंक रहे हैं। हम दुनिया में लोहे की कीमतें क्या, जो दूसरों के हवाले होगा उसमें हम डटे हुए हैं। इसलिए कहा है कि अजीब पारस है, इसे अपना हुनर मालूम नहीं, चंद जरूरतों की खातिर खुद को ही गिरवी रख देता है। और ये जरूरतें क्या है, समय, शरीर और सांसें बेचकर जिंदगी की चंद जरूरतें खरीदता है। और जिंदगी में अगर सबसे कीमती चीजें हैं तो वो 3 ही चीजें हैं, वो है समय, शरीर और सांसें। ना समय लौट कर आएगा, ना ये शरीर कायम रहेगा, और ना सांसें गिनती की हैं, ना वो कम हो सकती है ना बढ़ सकती है। जितनी लिख दी है उतनी ही हमें लेनी है। एक भी सांस हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा कोई सांस नहीं मिलेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण सिकंदर था। सिकंदर ने लाख कोशिश की अपने राजवैद्य से सांसें मांगने के लिए, लेकिन अफसोस राजवैद्य ने इनकार कर दिया कि हम तेरी एक सांस भी नहीं बढ़ा सकते हैं। हालांकि वो पूरा राजपाट देने को तैयार था। तो सांसों की ये कीमत है, निकली जा रही हैं। और हम अकेला इंसान क्या करता है, समय, शरीर और सांस से बेचकर जिंदगी की चंद जरूरतें खरीदता है। और वो चंद जरूरतें क्या है,
बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, एक छोटा सा रैन बसेरा, किस्तें और दवाइयां। बच्चे पैदा किए, उनकी पढ़ाई में मर खप रहा है, सुबह से शाम तक दौड़ रहा है, पता नहीं कहां कहां जाकर गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, चीखता है, और चंद रुपए मुट्ठी में बांधकर, गठड़ी में बांधकर लेकर आ जाता है, जेब में डाल कर ले आता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। जवान बच्चे हुए, उनकी शादी के लिए थोड़ा 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 करके इकट्ठा करता है। जहां उसकी रिश्तेदारी में 2000 लोग हैं, तो गिन गिन कर उनको न्योता देता है, गिन गिन कर, क्योंकि इतना वो सक्षम नहीं कि सबको भोज भोज करवा सके, सबको खुश कर सके, इसलिए गिन गिन कर बुलाता है। और जिंदगी में क्या करता है? एक छोटा सा रैन बसेरा। रैन बसेरा किसको कहते हैं? जिसमें रात काटी और सुबह जाना है। और वो छोटा सा रैन बसेरा, 2 कमरे का घर, एक में खुद सोए, एक के लिए बच्चे, अगर कोई मेहमान आ गया या तो खुद किचन की में चटाई बिछाकर सो जाएंगे, या बच्चों को अपने साथ सुला देंगे, उस कमरे को खाली कर देंगे, क्योंकि वो मेहमान आया है। ना प्राइवेसी खुद की, ना मेहमान की। मेहमान भी तंगहाली में जीता है, खुद भी तंगहाली में जीता है। वो एक छोटा सा रैन बसेरा बनाकर बैठ जाता है, और इन सब के लिए फिर भी क्या करता है? किस्तें चुकाता है। किस चीज की? क्योंकि उसने रैन बसेरा बनाना है, बैंक से लोन लेगा, किसी से उधार मांगेगा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी से एक दूसरे के सामने हाथ फैलाएगा, किस्तें चुकाएगा। इन किस्तों को चुकाते चुकाते शरीर जर्जर होने लगता है, किडनी छोड़ जाती है, लीवर छोड़ जाता है, हार्ट छोड़ने लगता है, शरीर में कई विकार आते हैं, और जो बचा खुचा थोड़ा बहुत धन पैसा इकट्ठा होता है, वो दवाइयों पर खर्च होने लगता है। इसी कशमकश में भागता दौड़ता है, अफसोस बीच राह में ही हांफता दम तोड़ता है, नहीं जी पाता, दम तोड़ देता है अधूरे सपनों को लेकर। अकेला इंसान 450 करोड़ के शरीर को निचोड़ कर उम्र तमाम 4 करोड़ ही कमाता है। देखो, शरीर की कीमत थी 450 करोड़। उस शरीर को, 450 करोड़ के शरीर को निचोड़ कर मैंने औसतन निकाला है, पूरी जिंदगी में इंसान सिर्फ और सिर्फ अगर दिन रात भी पूरी उम्र काम करे, अगर 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भी, 800 रुपए प्रति दिन के, सॉरी 800 रुपए प्रति दिन के हिसाब से भी कमाए, तो पूरी जिंदगी में 4 करोड़ रुपए ही कमा पाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल अकेले ही कमाने पर अड़ा रहता है, अकेले ही कमाना चाहता है। वो नहीं चाहेगा कि मेरी बगल में कोई दुकान खोल ले, वो नहीं चाहेगा मेरी खेतों में कोई और काम कर जाए, वो नहीं चाहेगा मेरी तरह किसी और का स्टैंडर्ड हो जाए। अकेले ही दौड़ेगा, मेरे काम में मुझे किसी की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, मैं अकेले ही करूंगा। और कमाना चाहता है अकेला इंसान, और क्या है, सारी जिंदगी में मात्र 4 करोड़ कमा पाता है, अड़ा रहता है। मैं ये काम अपने भाइयों को नहीं दूंगा, अपने रिश्तेदारों को नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा। इंसान क्यों? क्योंकि हम रेंगने की आदत से मजबूर हैं। रेंगना क्या है? रेंगने का मतलब है जमीन से नहीं उठ के चलना है, जमीन में ही चींटियों की तरह, केंचुओं की तरह, केकड़ों की तरह रेंगते चलना है जिंदगी भर, बस, और कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दौड़ने में डर लगता है, डर लगता है कि ठोकर लग के गिर ना जाऊं, दौड़ने से डरता है, टांगों में दम नहीं रखता है। हालांकि दम टांगों में नहीं चाहिए, दिल में, जिगर में दम चाहिए, दिमाग में दम चाहिए, लहू में उबाल चाहिए। दौड़ता तब है, लेकिन लहू का उबाल ठंडा हो गया है। कोई अगर कहे ना कि भैया तुझे जो है इस पहाड़ी के ऊपर जाना है और तेरे को 1 करोड़ रुपया रखा है, वो 20 बार सोचेगा, जाऊं कि ना जाऊं, इस पर विश्वास करूं या ना करूं। क्या पता ये झूठ ही बोल रहा है, क्या पता ये बेवकूफ बना रहा है मेरा,
नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा वहां, मेरा अपना ही काम ठीक है जो मैं कर रहा हूँ, मजदूरी करने जा रहा हूँ, मेरे को परेशान मत कर, मालिक का फोन आ रहा है, वहां जाना है मेरे को, बस बाकी छोड़ परे। दौड़ने में डर लगता है, इसलिए हम इंसानों की आबादी का 80% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रेंग रहा है। आज की गरीबी रेखा क्या है? आज की गरीबी रेखा वो है जिसके घर में हर महीने 1 लाख रुपए से कम आमदनी आ रही है, वो गरीबी रेखा से नीचे है। जिसके घर में 1 लाख रुपए से कम आमदनी है वो गरीबी रेखा से है। और ये 80% तो मैंने फिर भी कुछ लोगों का दिल रखने के लिए लिखा है, अदरवाइज ये आंकड़ा 95% है, गरीबी रेखा से नीचे रेंग रहे हैं, गरीबी रेखा से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ये भागने वाला दौड़ने वाला कुछ देर के लिए तन्हाई में बैठकर अगर सोचे बाद मेरे क्या हाल होगा, थोड़ी देर के लिए सोचे, अचानक से भले रात को खाना खाया और बिस्तर पर लेटकर इतना ही सोचे कि क्या पता अगर मान लो मेरी सुबह सांस ही ना आए, मेरे प्राण ही निकल जाएं और मेरी अर्थी जाकर शमशान घाट पर या कब्रिस्तान में जाकर दफना दी जाए, शमशान पर जाकर जला दी जाएगी। उसके बाद जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। थोड़ी देर के लिए चिंतन कर ले तो रोंगटे खड़े होंगे कि मैंने कमाया क्या है सारी जिंदगी में, क्या कमाकर छोड़ के जा रहा हूं, क्या देकर जा रहा हूं इनको। किस्तें, दर बदर की ठोकरें, दूसरों की गुलामी, दूसरों की मजदूरी, भीख मांगते हुए लंबे लंबे हाथ, जो सड़कों पर एक दूसरे से भीख मांगते हुए बच्चे, क्या अच्छे लगेंगे वो? थोड़ी देर के लिए तन्हाई में बैठकर सोचे। अब हमारे दादा, परदादा और पापा एक भी जीरो रोक नहीं पाए, तो क्या हम रोक पाएंगे? बात करते हैं सन 1920 की। हर आने वाले 20 सालों में एक जीरो लग रहा है। इससे पहले मैं कह चुका हूं कि 1 लाख रुपए से कम आमदनी के लोगों को हम गरीबी रेखा से नीचे रख रहे हैं। कैसे? सन 1920 में 1 रुपए से पूरे महीने का गुजारा होता था। सपनों की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ गुजारा भत्ता की बात हो रही है। 1920 में 1 रुपए से महीने भर का खर्च चलता था, और वो 1 रुपए से खर्च चलाने वाले थे यहाँ हमारे दादा के भी दादा थे जो 1 रुपए से गुजारा कर पाते थे। 1940 आया, आजादी से 7 साल पहले, तो एक जीरो जुड़ गया, 10 रुपए से महीने का गुजारा होने लगा। और यहाँ कौन थे? यहाँ पापा के हमारे दादा थे, यानी हमारे पिताजी के दादा थे, जो 10 रुपए से महीने भर का गुजारा करते थे। ठीक 20 साल के बाद यानी 1960 में एक जीरो और जुड़ गया, और ये हो गया 100 रुपया महीना से गुजारा होने लगा। और यहाँ पर थे दादाजी। ठीक 20 साल के बाद 1980 आया, तो 1,000 रुपए से गुजारा होने लगा। यहाँ थे हमारे पिताजी। कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ गई, घरों में टेलीविजन भी आ गया, उसका भी खर्चा बढ़ गया। कुछ कुछ घरों में, चंद गिने चुने घरों में टेलीफोन भी लग गया, महीने का वो भी बिल बढ़ने लगा। कुछ गाड़ियां, बसें इस तरह भी चलने लगी, उसका भी खर्चा बढ़ गया। जीरो पर जीरो जुड़ता गया, और एक दौर आया, एक शतक पूरा किया, 2000। यहां पर जरूरत पड़ी एक 10,000 रुपए की। हर महीने 10,000 रुपए कमाना है, परिवार का गुजारा करना है। गुजारे भत्ते के रूप में 10,000 की जरूरत पड़ी। लेकिन 2000 में यहाँ तो हम थे, हमने कितनी जीरो रोक ली, क्योंकि हमने क्या उखाड़ लिया? हमारे हाथ में मोबाइल भी आ गया, हमारे हाथ में कई तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, खर्चे बढ़ गए। गाड़ियां, जहां पर पूरे गांव में एक गाड़ी होती थी,
सन 2000 में 2 परिवार को छोड़कर एक गाड़ी होने लगी, गुजारा 10,000 रुपए प्रति महीना, और यहां हम थे। अभी 1 साल पहले सन 2020 गुजरा है हमारे हाथों से। उस वक्त हमें जरूरत थी 1 लाख रुपया महीने की, और यहां से हम गुजरे हैं। हम अभी गुजर के आए हैं यहां से, मगर अफसोस रेंगते हुए, गुजारा करते हुए गुजरे हैं। हम भी जीरो रोक नहीं पाए हैं, गरीबी रेखा से नीचे रेंग रहे हैं। बात करते हैं सपनों की। सपने साकार क्यों नहीं होते हैं? सपने देखने में डर क्यों लगता है? दौड़ने में क्यों डर लगता है? ये सपने हैं क्या चीज? ये साकार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम देखते नहीं हैं। हमें सपने देखते ही नहीं, कि समय ही नहीं है सपने देखने का। अगर कोई भूला भटका, कोई डीएक्शन का कोई कमांडो हमारे घर में आकर दस्तक देता है कि भैया आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप चाहो तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए, यकीन ही नहीं होता है। उसी से सवाल करेंगे कि भैया आपके कितने सपने हुए, उसी से सवाल करेंगे। का मतलब हमने, वो एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी, एक सुनहरी मौका हमारे दरवाजे पर दस्तक दिया था। हमने उसी दस्तक को सवाल करके, सवालों के घेरे में डाल करके उसको भगा दिया, यानी अपने सुनहरी भविष्य को जो था हमने वापस भेज दिया। क्योंकि मुझे सपने नहीं देखने हैं, डर लगता है सपने देखने में, मेरे पास समय नहीं है, समय ही नहीं है मुझे सपने देखने का, मैं कैसे सपने देखूं? फिर अगर सपने बड़ी मुश्किल से रोज मीटिंगें जबरदस्ती फोन कर करके मीटिंग्स में बिठा भी दिया जबरदस्ती, तो कुछ देर मान रखने के लिए मीटिंग सुन लेंगे। जब कहा जाता है कि अपने सपनों को लिखो, दीवार पर चिपकाओ, तो हम लिखते नहीं हैं। और गलती से कहीं मान रखने के लिए, व्हाट्सएप पर फोटो भेजने के लिए कैलेंडर पर, चार्ट पर लिख के चिपका भी दिया दिखाने के लिए, तो उस सपने के लिए दौड़ते नहीं है, भागते नहीं है, होम मीटिंग्स करने को तैयार नहीं है, लोगों को समझाने को तैयार नहीं है हम, तो सपने कैसे साकार होंगे? पहले तो देखते नहीं है, देखे तो लिखते नहीं है, लिखे तो दौड़ते नहीं है, इसलिए सपने साकार नहीं होते। क्योंकि हमें एक्टिव लाइफ में जीने की आदत पड़ गई हुई है। एक्टिव लाइफ, वो लाइफ पूरा दिन थकावट से, कहीं थोड़ी देर के लिए शरीर को आराम देने के लिए किसी रैन बसेरे के नीचे का बेंच लगा होता है, वहां लेटकर थोड़ी देर सुस्ता लिया, अपने शरीर को हल्का कर लिया और अपने काम को दौड़ पड़े, दिन को बाकी बचे हिस्से में काम करने के लिए दौड़ पड़े। ये है एक्टिव लाइफ हमारी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पैसिव लाइफ की बात करें, कुछ लोगों से मिलकर जो एक अपॉर्चुनिटी आई थी, घर में दरवाजा खटखटाया था, दस्तक दी थी, उसका अवभगत किया होता, उसकी एक एक बात को सुना होता, समझा होता और कर दिया होता, तो उसके सहारे से, उसके पीछे पीछे चलकर कॉपी पेस्ट करके एक जिंदगी के सुकून भरे आराम भी ले सकते थे। एक आराम बेंच पर है और एक आराम कुर्सी पर बैठकर सुकून के पल जीते, पूरी आजादी के साथ। एक एक्टिव लाइफ ये भी है। हमारी तरक्की से लोग जलते हैं एक्टिव लाइफ में। मैंने दुकान खोल ली, मेरा पड़ोसी जलेगा, मेरे पड़ोसी ने खोल ली, मैं जलूंगा। अब होगा क्या? थोड़ी सी तरक्की कर ली, पड़ोसी मुझे धक्का देने के लिए किनारे पर ले गया, वहां से धक्का गिरा दिया, खत्म कर दिया मुझे, कि इसकी तरक्की मुझसे देखी नहीं जाती। ये है एक्टिव लाइफ। लेकिन पैसिव लाइफ, मेरा अपलाइन आगे बढ़ता है तो मेरा हाथ भी पकड़ता है, भैया मैं यहां तक पहुंचा हूं, आजा मेरे पास, मेरे लेवल तक पहुंच, हम साथ साथ चलते हैं आगे। मैं 1,00,000 कमा रहा हूं, तू 1,50,000 कमा। यह है पैसिव लाइफ। मेरा अपलाइन मेरा हाथ पकड़ के ले जाने के लिए तैयार खड़ा है, ये है पैसिव लाइफ। एक्टिव लाइफ खींचतान,
तूने कैसे बड़ा घर बना लिया, मैं क्यों नहीं बना पाया, तूने क्यों तरक्की कर ली, मैं क्यों नहीं कर पाया। और खींचतान रस्साकशी शुरू हो जाती है, कंपटीशन की भावना शुरू हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण होता है चुनाव। चुनावों में खींचतान ही तो होती है। ये है एक्टिव लाइफ। लेकिन पैसिव लाइफ, मेरा अपलाइन जिस रास्ते से गुजरा है, उस रास्ते में जहां जहां उसे लगा कि इस पुलिया से फट्टे गिरे हुए थे, यहां से ऐसे संभल के चलना था, वो आगे निकलकर फट्टों का इंतजाम करता है। मैं मेरे आने से पहले ही वहां पर फट्टे बिछाकर मुझे आगे निकलने के लिए तैयार कर देता है। तू मेरे साथ आ, तुझे मैं गिरने नहीं दूंगा। मुझे पता है कहां कहां पर क्या क्या कमियां हैं, कहां कहां पर रुकावटें हो सकती हैं। मैंने तेरी रुकावटें दूर कर दी, अब आज साथ चलते हैं। ये है पैसिव लाइफ। एक्टिव लाइफ, बेरोजगार सुबह से शाम तक एक फाइल लेके दौड़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक देता है, मालिक के दरवाजा खोलने के इंतजार में दो हाथ जोड़कर बैठा है, घुटने टेके कि दरवाजा खुलेगा, मुझे एक दिन का काम मिलेगा, 2 दिन का काम मिलेगा, दिहाड़ी मिलेगी, उस दिहाड़ी से जो पैसे मिलेंगे बच्चों को पालूंगा। इसी आशा में सुबह उठकर दरवाजे पर दस्तक देने खड़ा हो जाता है मालिक के दरवाजे पर। यह है एक्टिव लाइफ। पैसिव लाइफ क्या है? पैसिव लाइफ है साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यह है पैसिव लाइफ, एक दूसरे का सहारा बनना। लेकिन जब लापरवाही कर देता है इंसान, लापरवाही कब करता है? खान पान में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसमें लापरवाही कर जाता है। लेकिन मैं खुश हूं कि अब मेरे घर में दवाई नहीं आती है। दवाई मतलब बीमारी को दबाने का एक फार्मूला, बीमारी को खत्म करने का फार्मूला नहीं है, बीमारी को दबाने का फार्मूला है दवाई। लेकिन अब मेरे घर में दवाई नहीं आती है। अगर ये चीज लिखकर अपने घर की दीवार पर हम लगा दें, मैं खुश हूं कि अब मेरे घर में दवाई नहीं आती है। कौन घर है जिसके घर में दवाई नहीं आती? वो घर है डीएक्सन का घर, डीएक्सन के परिवार का घर, जिसके घर में दवाई नहीं आती है। कहीं भूले भटके कोई आ गई तो आ गई, लेकिन दवाई पर कोई भी निर्भर नहीं है। इसलिए मैं खुश हूं कि अब मेरे घर में दवाई नहीं आती है। मेरे शरीर को निरोग करने के लिए, मेरे शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए डीएक्सन में एक से बढ़कर एक अमूल्य प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद है मेरे पास। इसलिए मेरे घर में दवाई नहीं आती है। लेकिन इंसान 3 चीजें बेचता है, मैं पहले भी कह चुका हूं। समय, शरीर और सेहत के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है। समय भी बेच देगा, शरीर भी बेच देगा और सेहत भी बेच देगा। लेकिन हम सोचते हैं कि सब कुछ आसानी से मिले, सब कुछ कोई करके दे दे, आराम से मैं बिस्तर पर बैठा रहूं, मेरी टीम बाहर बनती जाए, मेरी अपलाइन मार्केट में दौड़ती रहे, लोगों के बीच में जाए, मेरे लिए काम करे, मेरे लिए लोगों को ढूंढ के दे और मेरा लेवल अचीव कर दे, और मैं बिस्तर में बैठा बैठा ही ये 87,000 हासिल कर लूं। लेकिन दोस्तों, इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि घर में बैठकर पैसा आएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी के फलसफे भी कितने निराले हैं। हमारी जिंदगी के फलसफे भी कितने निराले हैं। आज भी वही पहनते हैं जिनके पांव में छाले हैं। जो अपने पांव में छाले नहीं ला सकते, वो ताज पहनने के हकदार भी नहीं है, ना ही उनके सिर पर ताज सज सकता है। और ऐसे ही चंद लोग, गिने चुने लोग, 1 महीना, 2 महीने, 2 साल, 3 साल डीएक्सन में काम करते हैं और बाद में क्या कहते हैं? कुछ नहीं मिलता है, सब धोखा है, सब आडंबर है, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं मिलता है। मैंने तो 3 साल काम किया। लेकिन अगर उस इंसान से
कोई अक्लमंद पूछ ले कि भैया तूने 3 साल काम किया तो सच बताना, तूने कितनी मीटिंग सुनी, कितनी होम मीटिंग्स की हैं, कितने लोगों को घर कर तूने डीएक्शन के बारे में बताया है? अगर पूछ ले तो जवाब कुछ नहीं आएगा, गर्दन झुक जाएगी और वो वहां से भाग खड़ा होगा। क्योंकि जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। ये स्टेप वाइज का काम है। एक बीज भी अगर जमीन के अंदर जाता है ना, तो वो भी समय लेकर ही पौधा बनता है और समय लेकर ही वो पौधे से पेड़ बनता है। जब वो समय लेकर पेड़ बनता है, फिर एक के हजारों फल हर साल निकलते हैं और सदियों सदियों तक निकलते रहते हैं। सिर्फ बीज को जमीन पर डालकर कुछ दिनों तक उसको टकटकी लगाए देखते रहने मात्र से पैसा नहीं आएगा, इंतजार करना पड़ेगा। उस बीज को खाद पानी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। उसको ओस से भी बचाना पड़ेगा, उसको बर्फ और बारिश से भी बचाना पड़ेगा, बाढ़ से भी बचाना पड़ेगा, उसके इर्द गिर्द जो घास उगाती है उसको भी उखाड़ना पड़ेगा, उसकी मिट्टी को नरम रखना पड़ेगा, नमी रखनी पड़ेगी, उसको हवा भी देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कितना? कुछ समय के लिए। जब वो बीज अपने आप में जब जड़ पकड़ लेता है, तना मजबूत हो जाता है, फिर उसको देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर कभी कभार उसकी छटाई कटाई करनी पड़ती है, तब ताउम्र अपने आप ही फल देने शुरू कर देता है। नहीं तो इंतजार करें, बीज आज डाला शाम तक इंतजार करें, नहीं निकला, ये बीज बेकार है, ये फल ही नहीं देता है। ये किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि बीज से फल निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं भैया, इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डीएक्शन का बीज भी वही है कि इंतजार करना पड़ेगा। बैलेंस योर लाइफ। अब तक जो किया भूल जाओ कि क्या किया, आज से पहले जो किया। अब तक जो किया सर्कस की मानिंद खुद को ढाला है। अब तक जो किया सर्कस की मानिंद खुद को ढाला है, औरों के सपनों को अपनी जिंदगी देकर पाला है, अपनी जिंदगी देकर पाला है। इंसान सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर पैसा कमाऊंगा, उम्र तमाम पढ़ाई में लगा देता है। अब मैं अपनी बात करूं, मुद्दतों इन किताबों से रहा है मेरा वास्ता, मुद्दतों इन किताबों से रहा है मेरा वास्ता, पर अफसोस नहीं मिला सेहत धन खुशी पाने का रास्ता, इन किताबों से नहीं मिला। 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 25-30 साल तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये 3 चीजें ये पढ़ाई नहीं दे पाती है। अगर ये दे पाता है तो सिर्फ रिएक्शन। उसके लिए करना क्या है? टीम बनानी है। वो टीम ऐसी होनी चाहिए, धुरंधर टीम होनी चाहिए। उस टीम के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। मिलकर खाइए, मिलकर बताइए, मिलकर कमाइए, क्योंकि ये दौर है मिलकर चलने का, ये दौर ही मिलकर चलने का है। गुरुजी कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे। अपने आप को गौरवान्वित, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि मैं आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम कराने में मदद करता हूं। अपने आप को बनाइए ऐसा, लोगों के बीच में जब हम जाएं तो हम ये कह सकें कि मैं आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम कराने में मदद करता हूं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए, मैं आपको आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम देने में आपकी मदद करता हूं। गौरवान्वित महसूस कीजिए ऐसा बोलने में, और गौरवान्वित महसूस कीजिए कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसने भारत में 2019 से 20 में कोरोना महामारी के बावजूद भी 28% की वृद्धि की। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। जिस वक्त खाने के लाले थे उस वक्त भी इस इंडस्ट्री ने 28% की वृद्धि की है। गौरवान्वित महसूस कीजिए कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसका भारत में 2019-20 का टर्नओवर 167 अरब 76 करोड़ 20 लाख रहा है।
कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसका टर्नओवर इतना रहा हो। 167 अरब 76 करोड़ 20 लाख कर रहा है 1920 कोरोना काल में। गौरवान्वित महसूस कीजिए कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसका भारत में 2025 तक सालाना टर्नओवर 64,500 करोड़ रुपए का होगा। और हमारे हिस्से में कितना आएगा? उठाइए जितना जी चाहे, करिए अपने सपने पूरे। जब 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा तो कितना उठा पाएंगे? चादर कम पड़ जाएगी? कितना बटोरेंगे? अपनी चादर को फैला लीजिए, आज से ही अपनी चादर को बड़ा कर लीजिए। पांव बड़े करने की जरूरत नहीं, चादर को बड़ा कर लीजिए। उसमें हमारा कितना हिस्सा होगा ये सोचिए, गौरवान्वित महसूस कीजिए। गौरवान्वित महसूस कीजिए मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसमें भारत में 2025 तक लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग अपना करियर बना रहे होंगे। उसमें से आप, मैं और सब होंगे। गौरवान्वित महसूस कीजिए। एक दूसरे को इतिहास लिखने के लिए सुनहरी कलम, सुनहरी स्याही और सुनहरी द्वात के साथ खुद को भी सुनहरी बनाकर एक दूसरे का इतिहास थामे कठिनाइयों से ऊपर लेकर जाएं। गौरवान्वित महसूस कीजिए मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूं जिसमें भारत में 2025 तक लगभग 60% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। मातृशक्ति, सूरज को हथेली में लेने का जो आमादा रखती हैं मातृशक्ति, एक कुनबे को, एक बहुत बड़े समाज को ढूंढकर उनको साथ लेकर चलने का एक मादा रखती हैं, वो महिला शक्ति, वो मातृशक्ति। 60% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी इस इंडस्ट्री में। दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उसमें से नंबर 1 पर हमारी DXN। मैं धन्य भागी हूं कि मुझे दुनिया की बेहतरीन कंपनी ने चुना है जो एक दूसरे का हाथ थामे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अंत में शिखर पर पहुंचने की गर चाह हो गई, शिखर पर पहुंचने की गर चाह हो गई। बढ़ा दे अपना हाथ कि अब आसान राह हो गई, बढ़ा दे अपना हाथ कि अब आसान राह हो गई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।